नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। परसों ही उसका खुलासा हुआ है। घटना गंभीर है। प्रदेश छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी जिला रायपुर। रायपुर के विधानसभा इलाके में 5 मार्च 2024 को शाम करीब 6:30 बजे अमासिवनी के पुलिस कॉलोनी में सुकमा पुलिस में तैनात शिशुपाल सिंह की पत्नी रहती थी। शिशुपाल सिंह ने सुकमा से अपनी पत्नी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन उनका रिसीव नहीं हुआ। पड़ोस के अपने एक सहकर्मी पुलिस वाले के घर पर फोन करके शिशुपाल सिंह ने कहा कि लगता है मेरी पत्नी सो गई हैं और उनके मैं काफी देर से उन्हें फोन मिला रहा हूं, लेकिन फोन उठ नहीं रहा है। पत्नी उनकी कॉलोनी है और कॉलोनी आप जानते हैं बहुत ही कोहेसिव टाइप की कॉलोनी रहती है पुलिस की। पड़ोसी ने जाकर देखा और वहीं से फोन करके यानी फोन होल्ड करके उन्हें बताया कि आपके घर में बाहर से ताला बंद है। यह बात शिशुपाल सिंह को और अचरज में डाल गई। उन्होंने कहा कि आप एक बार उसको रिंग करके और घर के भीतर मतलब बाहर दरवाजे पर कान लगा कर ये देखिए कि फोन घर के भीतर बज रहा है या फिर वो फोन लेकर कहीं बाहर गई है और फोन उठा नहीं रही है। पड़ोसी ने ठीक ऐसा ही किया। दरवाजे के पास से उसकी पत्नी को फोन किया और फिर कान लगाकर खिड़की से ये सुनने की कोशिश की कि ये मोबाइल फोन घर के भीतर ही बज रहा है या कहीं बाहर है। 1-2 सेकंड में यह पता लग गया कि यह फोन घर के भीतर ही बज रहा था। पड़ोसी ने फौरन फोन उनको किया और यह बताया कि फोन तो घर के भीतर ही बज रहा है। पति यानी शिशुपाल सिंह को और ताज्जुब हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि फोन घर के भीतर है, ताला बाहर से बंद है और पत्नी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अगर बाहर भी गई होती तो बिना मोबाइल फोन के वो बाहर जा ही नहीं सकती। आधे पौन घंटे तक और इंतजार किया और फिर स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। थाने को विधानसभा क्षेत्र का जो थाना लगता है वहां सूचना दी गई। फौरन एक सब इंस्पेक्टर और जो सरकारी व्हीकल है, पुलिस कॉलोनी की बात है, ज्यादातर लोकल पुलिस में जो लोग तैनात थे उनका परिवार भी पुलिस कॉलोनी में रहता था और इस थोड़े से टेढ़े मेढ़े टाइप के प्रकरण में पुलिस फौरन आ गई। पुलिस ने भी अपनी तरफ से कॉल करके देखा, भीतर रिंग जा रही थी, ताला बाहर से बंद था। चूंकि सारे पुलिसकर्मी ही थे, सबके सामने ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ के जब भीतर घुसे पुलिस वाले, जो इनके साथ के काम करने वाले पुलिसजन थे, अगल बगल जिनका परिवार रहता था, तो सभी अचंभित रह गए। शिशुपाल की पत्नी जॉली सिंह का शव भीतर वाले कमरे में पड़ा था और बाहर वाले कमरे से खून में जैसे उसको खींच के भीतर ले गया हो, तो खून के वो निशान खींचकर भीतर ले जाने के पड़े हुए थे। देखने में साफ लग रहा था कि बाहर वाले कमरे यानी जो
ड्राइंग रूम कम बेडरूम जैसा होता है, उसमें इसकी हत्या करके और खींचकर उसे भीतर के कमरे में किया गया होगा। मोबाइल सोफे के जो जो वो होता है, किनारा होता है, उसमें हल्का सा भीतर की तरफ गिरा हुआ था और वहीं से बज भी रहा था। पुलिस को एक कैंची भी मौके पर मिली जो खून आलूदा थी, यानी वो खून में सनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इसी कैंची से इस महिला के गर्दन पर बार बार वार करके इसे मौत के घाट उतारा गया। कोहराम मच गया। शिशुपाल सुकमा से चले अपनी पत्नी की हत्या सुनकर। परिवार उनका उत्तर प्रदेश के जालौन के पास महोबा का रहने वाला था। परिवार वहां से चल पड़ा, औरैया का रहने वाला था परिवार, वहां से चल पड़ा रायपुर के लिए। पुलिस के सारे सीनियर अफसर भी आ गए। पुलिसकर्मी के साथ या उसके परिवार के साथ होने वाली इस घटना में सहानुभूति तो होती है। सीनियर अफसर इसको बहुत जिसको फॉर्मेलिटी सब पूरी करते हैं, मौके पर जाना, इंस्ट्रक्शन देना, तुम ये करो, तुम वो करो, पब्लिक के सामने बताना। उसका कारण ये है कि पुलिसकर्मियों में यानी सबऑर्डिनेट स्टाफ में ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारे अधिकारी ने हमारे ऊपर आई हुई इस आफत को सीरियसली नहीं लिया। डिस्कंटेंट होता है नीचे कि साहब फला तो आए ही नहीं मौके पर, उनको तो इतनी भी फुर्सत नहीं है, शादी में तो चले जाएंगे, अभी कहीं शाम वाली पार्टी होगी तो उसमें चले जाएंगे, लेकिन उनके सिपाही की पत्नी की हत्या हुई है, वो मौके पर नहीं आए। ये बहुत बारीक बारीक चीजें, ये किसी भी यूनिट में, पुलिस भी एक बड़ी यूनिट है, बड़ा परिवार है, किसी भी परिवार में इन छोटी छोटी बातों को लोग देखते हैं और समय पर इसका जिक्र भी करते हैं, नाराजगी में इसे जोर जोर से कहते हैं। इसलिए सारे सीनियर अफसर जो रायपुर में मौजूद थे और जिला पुलिस से संबंधित थे, वो सब एक एक करके मौके पर आए। फॉरेंसिक टीम आ गई, डॉग स्क्वाड आ गया, सारी चीजें जो संभव हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सब मौके पर आ गई, लेकिन हल कुछ नहीं निकला सिवा कुछ ब्लड जहां पर गिरा हुआ था, जहां से मृतका को घसीट कर भीतर की तरफ ले जाया गया था, वहां जो जूता पहने हुए था वो अपराधी, उसके निशान मिले, उसके फुटप्रिंट जिसे कहते हैं, बूट प्रिंट जिसे कहते हैं, फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी उसकी अच्छी तरह से की गई। उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि प्लेन सरफेस पर वो निशान बने हुए थे, क्योंकि जोर देकर उस बॉडी को खींचकर लाया गया होगा। तो वही हल्के हल्के निशान जो मिले, उसके सिवा पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। कैंची पर जो उनको फिंगरप्रिंट्स हल्के फुल्के मिले, पुलिस ने उसको भी सहेज कर संजो कर रख लिया। बॉडी को फौरन पंचायतनामा किया गया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भेज दिया गया। बहुत ज्यादा कुछ उसमें पेचीदा नहीं था कि देखिए क्या आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। बड़ा साफ था कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरी, यही आना था। एक्सेसिव ब्लीडिंग और एंटीमॉर्टम इंजरी, शॉक एंड हेमरेज एंड एंटीमॉर्टम इंजरी, इसी के बीच का कुछ इन्हीं शब्दों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आना था। इसलिए बिना उसका इंतजार किए पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की। शाम तक लोग इसी में लगे रहे। बॉडी मिली, फिर उसके बाद घर वाले जो आ गए थे अंतिम संस्कार के लिए ले गए। अगले दिन सवेरे और उसको बंद कर दिया गया ताले को गेट पर, और फिर अगले दिन फिर पुलिस वहां पर बहुत इत्मीनान से छोटी छोटी चीजों पर
कि जिसने भी किया होगा उसका कुछ भी सबूत यहाँ पर मिल जाए तो उससे शायद आगे हमारी विवेचना बढ़ सके। पुलिस कॉलोनी में गेट पर, उनके रास्तों पर सब जगह सीसीटीवी लगे हुए थे। सीसीटीवी में ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ नहीं मिला जिसको यह कहा जा सके कि यह अपराध करके या करने जा रहा है या करके आ रहा है, दोनों चीजें हैं। पुलिस ज्यादा परेशान हुई। तमाम चीजें जो कमरे में बिखरी पड़ी हुई थीं, उनमें से एक फ्लाइट का टिकट भी था। मुड़ा तुड़ा ऐसा लगता है कि वो ऊपर ही जेब में रखा गया होगा और फिर हड़बड़ी में जाते समय वो गिर गया। उस समय तो ये कहना मुश्किल था कि हड़बड़ी में गिर गया। सबसे पहले पुलिस इस पर दिमाग लगाती है कि कहीं जानबूझकर ये टिकट तो नहीं गिराया गया ताकि पुलिस की विवेचना दूसरी दिशा में चली जाए। इसलिए सामान्य तौर पर उस पर फ्लाइट नंबर, पैसेंजर नंबर, टिकट नंबर जो कुछ भी लिखा था उसको, और वो फ्लाइट थी मुंबई से रायपुर की, उसको मुंबई के टर्मिनल पर भेजा गया ताकि ये पता लग सके कि इस पर कौन आया था। इस बात के 3-4 दिन ये लग गए ये बताने में कि इस टिकट पर कौन आया था, और पता लगा कि उसका नाम जय कुमार सिंह था। मुंबई का ही पता था। तो पुलिस ने सोचा कि पता नहीं ये जय कुमार सिंह ही यहां आया था मारने के लिए, या फिर कोई टिकट उसके हाथ लग गया था, या फिर उसके साथ के किसी व्यक्ति का ये टिकट था, क्योंकि पुलिस कोरिलेट नहीं कर पा रही थी मुंबई से। क्योंकि शिशुपाल ने कहा, साहब मेरा तो कोई जानने वाला भी मुंबई में नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार भी ऐसा मुंबई में नहीं है जो इस बीच में यहाँ आया हो, और जब कोई आएगा मुझसे मिलने आएगा, मुझे बता के आएगा, टेलीफोन करके आएगा, फ्लाइट नंबर बता के आएगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि मेरा कोई जानने वाला मुंबई से 5 तारीख को यानी 5 मार्च को, टिकट भी 5 मार्च का ही था, आया हो। खैर तमाम कयासों के बाद पुलिस ने कहा कि ठीक है, जो व्यक्ति वहां से आया था इसकी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। एयरपोर्ट में तो जब आप एयरपोर्ट में घुसते हैं तब से ही सीसीटीवी कैमरों की बहार होती है, उनकी बौछार होती है। हर कोने पर, हर एक फीट पर कोई न कोई कैमरा आपको देख रहा होता है। धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ते जोड़ते, और फिर जब आप उतरेंगे रायपुर एयरपोर्ट पे, वहां भी आपको जाने कितने सीसीटीवी कैमरों से गुजरना होगा। दोनों को पुलिस ने इकट्ठा किया। फिर उसके बाद वहां से और पुलिस कॉलोनी तक पहुंचने के लिए जो सबसे कॉमन रास्ता है उस पर मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। 12 तारीख को जब सारे सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके क्राइम ब्रांच के यानी साइबर क्राइम वाले कमरे में या ब्रांच में उनको इकट्ठा करके जोड़ने का प्रयास किया गया, तो एक चीज पुलिस के हाथ लग गई कि एक व्यक्ति डिलीवरी बॉय के, एक मशहूर ब्रांड की डिलीवरी बॉय के रूप में एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट पर चढ़ा और रायपुर में उतरा। फिर रायपुर में पुलिस कॉलोनी में जाने के लिए, अमासिवनी जो पुलिस कॉलोनी है वहां से जाने के लिए जिन 4 सीसीटीवी कैमरों से गुजरा, वो वही व्यक्ति था जो मुंबई में एयरपोर्ट पर इस एयरलाइंस की इस एयरक्राफ्ट पर चढ़ा था। फिर जब वो भीतर जाने लगा उसे किसी ने टोका नहीं, क्योंकि डिलीवरी बॉय तमाम सामान लेके दिन भर कॉलोनी में, कभी किसी ने खाने का कुछ ऑर्डर किया है, कभी किसी का कुछ ऑर्डर हुआ है। जिस तरह से ये ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुई है,
कोरोना के बाद इसने सब जो जितने समीकरण हैं व्यवसाय के, वो बदल दिए हैं। आप अपने घर में ही देख लीजिए कि अब कितना आप सब्जी लेने के लिए बाहर जाते हैं। फ़ौरन ब्लिंकिट पे ऑर्डर किया या तमाम और ऑर्डर करने वाली साइट से ऑर्डर किया, कुछ हरी सब्जी आ गई, तेल, मसाला, दूध, सब कुछ आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए इस तरह के डिलीवरी बॉय बीसों कॉलोनी के भीतर गए और आए, इसीलिए पुलिस को इस डिलीवरी बॉय पर जरा सी भी शंका नहीं हुई। न ही इसको गेट पर रोक कर पूछा गया कि आपको ये डिलीवरी किसके यहाँ करनी है, क्या नंबर है उनके फ्लैट का। बाकी से भी नहीं पूछा जाता। लोगों को पता है सब डिलीवरी बॉय है, किसी को शंका होगी तो उससे पूछ लेंगे क्या ऑर्डर किया था और किस कंपनी से किया था, उस कंपनी ने किस डिलीवरी बॉय को यहाँ तक भेजा था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सब पता लग जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग में सब कुछ आइडेंटिफाइड है। जैसे ही ये तार जुड़े कि जो व्यक्ति मुंबई एयरपोर्ट पर डिलीवरी बॉय वाली ड्रेस में चढ़ा था, वही पुलिस कॉलोनी में घुसा था और संभवतः वही जॉली सिंह के घर में गया था। ढूंढना शुरू किया गया, सीडीआर सबसे पहले जॉली सिंह की निकाली गई, तो नंबर भी मिल गया और उस व्यक्ति का पता भी मिल गया। उसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल था। जय सिंह उर्फ राहुल मूल रूप से भदोही जिले का रहने वाला था और मुंबई में एक उसकी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रिकल शॉप थी और वो भी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स नई बनती हैं उसमें टेक्निकल सपोर्ट कह लें या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्सपर्ट एडवाइस ली जाती है उसका काम भी करता था। पुलिस ने फौरन उसकी सारी डिटेल निकाल ली। भदोही के उस मकान में रायपुर की एक टीम पहुंच गई, क्योंकि सब जगह उसकी एंट्री थी कि साहब इनका यहाँ घर है, यहाँ घर है, मुंबई का प्रतिष्ठान, मुंबई का घर। और थोड़ी सी मशक्कत के बाद 8वें दिन, 5 तारीख की यह घटना थी, 13 तारीख को राहुल गिरफ्तार हो गया भदोही अपने मोहल्ले में, अपने आवास के पास। राहुल उर्फ जय सिंह। वहां से उसे रायपुर लाया गया। फिर पुलिस ने अपना काम शुरू किया। आप समझ सकते हो कि पुलिस ने किस तरह का काम किया होगा। एक पुलिस वाले की पत्नी की हत्या पुलिस की कॉलोनी में पुलिस वालों के बीच घुसकर की गई थी और हत्यारा या अपराधी कह लें वो नॉन पुलिस वाला था। बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सुधी श्रोता हैं, समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा जय सिंह उर्फ राहुल के साथ थाने में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में तोते की तरह सुरीली आवाज में राहुल ने सब बता दिया और ये बताया कि 5 साल से हम दोनों की 4 साल से हम दोनों की रील्स बनाने के प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक प्लेटफॉर्म जो है उस पे मुलाकात हुई। और आजकल एक वो डबल रील चलती है कि एक तरफ एक आदमी कहता है, एक तरफ एक लड़की कहती है या लड़का ही कहता है और फिर उसको मिला के एक रील बनाई जाती है। जॉली सिंह को भी रील बनाने का बहुत शौक था और राहुल उर्फ जय सिंह को भी रील बनाने का बहुत शौक था। दोनों के रील जब टिकटॉक पे वायरल होते थे, संपर्क हो गया और फिर वो ज्वाइंट रील्स भी बनाने लगे। पहले सिंगल रील बहुत देखे जाते थे, फिर उसके बाद ज्वाइंट रील्स बहुत देखे जाने लगे और अब पॉडकास्ट बहुत देखा जाने लगा। धीरे 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 इसमें भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन वो जमाना जब शुरू हुआ था 2 लोगों की रील्स का,
उसी समय की ये दोनों की उपज है। इस बीच में जॉली सिंह के पति का ट्रांसफर सुकना हो गया। दूर है सुकना और बराबर वहां से रोज आना जाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी पत्नी जॉली सिंह वो पुलिस लाइन के उस फ्लैट में, पुलिस कॉलोनी के उस फ्लैट में रहती थी और उनके पति शिशुपाल सिंह वो सुकमा के अपने बैरक्स में रहा करते थे। जब दोनों में घनिष्ठता बहुत हो गई तो राहुल उर्फ जय सिंह मुंबई से फ्लाइट से रायपुर आता था, फ्लैट पर जाता था, एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन रहता था और फिर वापस मुंबई चला जाता था। इसी बीच दोनों में संबंध हो गए, प्रगाढ़ संबंध हो गए, गहरे संबंध हो गए, शारीरिक आत्मिक सारे संबंध हो गए। धीरे धीरे लगभग 6 महीने से, अब से 6 महीने पहले से, जॉली सिंह का यह कहना कि मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मुझे भी मुंबई में रहना है, वहीं पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, हर गली कूचे में रील्स बनाने के स्टूडियो मौजूद हैं, हम दोनों लोग एक साथ वहीं पर रील बनाएंगे, लिहाजा हमारा तुम्हारा शादी करना बहुत जरूरी है। बस शादी का नाम सुनते ही खतरे की घंटी राहुल उर्फ जय सिंह के दिल दिमाग दोनों में बजने लगी, क्योंकि राहुल सिंह शादीशुदा था और ये बात उसने न कभी बताई जॉली को, न उसको पता लगने दिया किसी भी तरह से कि वो शादीशुदा है। पहले फोन पर भी लोग बड़ी सावधानी से बात करते थे, व्हाट्सएप कॉल पे ही बात करते थे या दूसरे एप्स पर बात किया करते थे। घटना वाले दिन यानी 5 मार्च 2024 को जॉली ने बहुत तल्खी से बात की कि देखो, अगर तुम्हें डिसाइड करना है तो 2 दिन के भीतर डिसाइड करके बताओ, वरना फिर मुझे भी सब कुछ आता है, जितना तुमने 4 साल परेशान किया है मैं तुम्हें 8 साल परेशान कर सकती हूं। ये सुन के थोड़ा सा वो भयभीत हो गया। उसने कहा नहीं, मैं आज ही सवेरे की फ्लाइट से रायपुर पहुंच रहा हूं। पिछली जितनी बार भी वो आया यहां पर, वो डिलीवरी बॉय के ड्रेस में ही आया, डिलीवरी करने वाले उस बैग के साथ जो उसने मुंबई में अपने किसी दोस्त से हथियार लिए थे या पैसा देके खरीद लिए थे। उसके पीछे का रीजन यह था कि केवल डिलीवरी बॉय को ही पुलिस कॉलोनी में उसकी आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती, बहुत ज्यादा से ज्यादा यह पूछा जाता है कहां की डिलीवरी है। बस देखिए, ये अपराधियों का दिमाग कहां कहां चलता है। किसी भी कॉलोनी में आप देखें, आपकी अपनी कॉलोनी में भी अगर डिलीवरी बॉय आता है और आपकी बड़ी सिक्योर्ड कॉलोनी है, तो बाहर से सिर्फ यही पूछा जाएगा, गेट से जो आपका वॉचमैन पूछेगा कि साहब आपका ऑर्डर है, जोमेटो से या फलां से एक आदमी आपका ऑर्डर लेकर आया है, और जो इंतजार कर रहा है वो फौरन कह देगा आने दो। न तो उसका सामान चेक होगा कि सामान वो पिज्जा ही ले जा रहा है कि कुछ और ले जा रहा है। बड़ा कैजुअल आदमी रहता है कि नहीं, बिना ऑर्डर के यहाँ आ नहीं सकता, और यहाँ आया है तो खाने पीने का सामान या कपड़ा या इस तरह का कोई सामान लेकर ही आया होगा। इस कमजोरी को, सिक्योरिटी की इस कमजोरी को इन दोनों ने, जॉली सिंह ने भी और राहुल ने भी, इसको पकड़ कर रखा था, क्योंकि जॉली सिंह उससे फ्लैट पर ही मिलना चाहती थी, बाहर नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि कॉलोनी के सारे लोग लगभग उसको पहचानते थे कि ये शिशुपाल सिंह की पत्नी है। सादे में आएगा तो उससे 100 सवाल पूछेगा वहां बाहर बैठा हुआ संतरी या सुरक्षा का कर्मी। पुलिस वालों के परिवार जहां रहते हैं, और वो इलाका तो
नक्सलाइट बेल्ट है, वहाँ थोड़ी और सावधानी रखी जाती है कि परिवार जहाँ रहता है, परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाती है। लेकिन शायद जॉली सिंह ने ही ये नोट कर लिया था कि कभी डिलीवरी बॉय से उसकी आइडेंटिटी या उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है, और उसने कहा था कि जब भी तुम आना, डिलीवरी बॉय के ड्रेस में आना। और कई बार आया वो, हर बार डिलीवरी बॉय के ड्रेस में, डिलीवरी का छोटा सा डिब्बा लिए हुए, जो वो पैकेट सा होता है जिसके भीतर रखा रहता है सामान जो आप पहुंचाने जाते हैं, उसी के साथ आया और किसी ने नहीं पूछा। ये एक आंख खोलने वाली बात है, मेरी भी नॉलेज में नहीं था। और जब से ये खबर कल मैंने पढ़ी थी, तभी से मेरा दिमाग बार बार जा रहा था कि हमारी कॉलोनी में भी कभी डिलीवरी बॉय से कोई कुछ नहीं पूछता है। कोई स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला या रिक्शे से आने वाला कोई बहुत शरीफ आदमी, उसका आधार कार्ड भी ये बंदे सब देख लेते हैं, टेलीफोन करके पूछ भी लेते हैं। नहीं टेलीफोन उठता तो घर तक दौड़ के घंटी बजा देते हैं कि साहब आपके यहाँ के लिए फलां आदमी आ रहा है, दरवाज़ा खोल दिया जाए। लेकिन डिलीवरी बॉय के लिए कभी नहीं कहते। ये अब से ये बात ध्यान देने योग्य है। ये तो मिलने के लिए उसने इस्तेमाल किया था। डिलीवरी बॉय का रंग रूप और उसकी ड्रेस, कोई अपराध करने के लिए भी इस ड्रेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल उस दिन वो आया, भीतर गया, चाय बनी, बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये मन बना कर आया था कि आज हम इसका काम तमाम कर देंगे अगर इसने शादी की बात की। चूंकि तलखी थी, सवेरे फोन पर इस तरह की बात हुई थी, लिहाजा वो आया और कहा, हाँ बताओ क्या बात। और शायद उसने ये कहा होगा, जॉली ने, कि बात तुम्हें पता नहीं है। जैसे बात शुरू होती है और बात थोड़ी देर में उलझ गई। इसने फौरन उसका सिर हाथ से पकड़ा और दीवार पर दे मारा। बेहोश होकर वो जमीन में गिर गई। भीतर जहां एक छोटे से बॉक्स में कैंची रखी जाती है, क्योंकि बहुत बार 10वीं 20वीं बार आया था, तो इसे ये पता था, कैंची निकाल कर ले आया और उसके गर्दन पर 50 वार कैंची से किए। उसको घसीट के भीतर वाले कमरे में इसलिए ले गया कि झरोखे से भी, अगर झरोखे से कोई बहुत प्रयास करके देखने की कोशिश करे तो हो सकता है ये लाश बाहर वाले कमरे में किसी को झरोखे से दिख जाती। इसलिए उसको भीतर किया। उसका ताला चाबी वहीं पास में एक मेज में, टीवी वाली मेज पे रखा रहता था। उस ताले चाबी को निकाला, हाथ पैर धोया पहले वॉशरूम में, अच्छे से उसी के तौलिए से पोंछा और फिर बाहर ताला लगाकर अपने उसी डिलीवरी बॉय के ड्रेस में वहां से वो आमासिवनी इलाके से रायपुर रेलवे स्टेशन तक वो बैटरी रिक्शा से गया। सीसीटीवी फुटेज बाद में जब वो पकड़ा गया, उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत बताया तो सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई जिनमें वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से उसने बिना टिकट पूरी एलटीटी एक्सप्रेस से भुसावल तक गया। वहां से कामायनी एक्सप्रेस से अपने गांव भदोही पहुंच गया। रेलवे स्टेशन भदोही पर भी सीसीटीवी फुटेज रायपुर की पुलिस ने कलेक्ट कर ली थी, जब वो इसी ड्रेस में अपने गांव पहुंचा था। गांव पहुंचकर उसने अपने घर में तब ये अपना ड्रेस, डिलीवरी बॉय वाला, ऊपर की एक जैकेट होती है वो उतार दी थी उसने रास्ते में ही, और उसको अपने वो डिलीवरी बैग में रख लिया था। तो इस तरह से थोड़ा बहुत प्रयास करके अलग लगने के प्रयास में वहां पहुंचा और पकड़ा गया। पुलिस ने कल यानी कि 14 तारीख को उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना, लिव इन रिलेशन में जब तक ये दोनों रहे, जॉली और राहुल, कोई दिक्कत नहीं थी।
उनका अपना मतलब सिद्ध हो रहा था, उनका अपना मतलब सिद्ध हो रहा था। दिक्कत किस बात की? प्लेन से आए, 2-4 दिन रुके, पैसे ठीक-ठाक थे इसलिए खर्च किए। दोनों को अपना-अपना चाहा, मिल रहा था। पर जैसे ही शादी की बात शुरू हुई, मिलने के 3 साल बाद, जैसे ही शादी की बात शुरू हुई, इस लालच में कि मुंबई जाके रहेंगे और रील बनाने के अपने शौक को हम दोनों लोग पूरा करेंगे, पति को छोड़कर शादी करके मुंबई जाने की जैसी ही बात शुरू हुई, वैसे ही खतरे की घंटी बज गई। राहुल को लगा कि ये तो गली ही पड़ गई अब, और वो शादीशुदा है ये बात इसको पता नहीं है। शादी करके ले जाऊंगा, एक न एक दिन ये झूठ मेरा पकड़ा जाएगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस लिव इन रिलेशन में वही हुआ जो लिव इन रिलेशनशिप्स का हश्र होता है, लड़की ही मारी जाती है। मैंने जितनी भी अपराध की सत्य घटनाएं लिव इन रिलेशन की बताई हैं, उनमें से 95% केसेस में लड़कियां ही मारी गई हैं, और इन 95 में से भी 50% शादी की बात शुरू करने पर या शादी की जिद करने पर मारी गई, चाहे 5 साल से लिव इन में रह रही हूं। लेकिन जैसे ही शादी की बात शुरू हुई, बस निपटा दी जाती हैं। कानून ने जब से 2010 के उस फैसले से ये कह दिया कि साहब ये इल्लीगल नहीं है, खुलेआम रहते हैं, टोला पड़ोसी मोहल्ला सब जानता है कि ये लिव इन में रह रहे हैं, यानी बिना शादी किए हुए विवाहितों की तरह रह रहे हैं। चूंकि ये इल्लीगल नहीं है, कानूनी कोई प्रावधान नहीं है इसको कंटेन करने के लिए। बहरहाल जो नए कानून आ रहे हैं 1 जुलाई से जो लागू होंगे, आईपीसी सीआरपीसी नए स्वरूप में जब लागू होगा, तो उसमें बताया गया है कि लिव इन के संबंध में भी कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस या गाइडलाइंस दी हुई हैं। जैसे जो लोग लिव इन में रहेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि साहब हम फलां, उम्र इतना, पिता का नाम ये, पता ये फलां, उम्र इतनी, पता ये, हम दोनों लोग फलां जगह पर एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक विवाह नहीं किया है। इसका प्रैक्टिकल पहलू ये थोड़ा अजीब है, और जो होगा वो मैं बता रहा हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन किया गया तो एक बंधन सा फील करेंगे दोनों लोग कि हम कहीं न कहीं रजिस्टर्ड हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि रजिस्ट्रेशन न कराना पड़े, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो फिर ये रिलेशनशिप लीगलाइज हो जाएगी, और दोनों में से कोई न कोई ये चाहता है कि ये छुपी छुपाएं वाले चक्कर में ही चले, ओपन ना हो। बहुत जगह जवाब देना पड़ेगा, और 2010 के उस फैसले के बाद लिव इन रिलेशंस की जैसे भरमार हो गई, बरसात हो गई। इसके पहले ऐसा नहीं था। चोरी छिपे तो जमाने से, प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड से लोग रह रहे होंगे, जरूर रह रहे होंगे, लेकिन खुलेआम ये सब 2010 में शुरू हुआ। कंसेप्ट उसके पीछे ये है, या मानसिकता उसके पीछे ये है, एक साथ लिव इन में बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहने का, कि कोई बंधन भी ना हो और साथ साथ भी रहें। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता होगी तो बंधन जरूर होगा, और फिर वही ये लिव इन वाला एक साथ खुलेआम एक जगह रहने वाली बात ये अवॉइड करेंगे लोग, और वही पुराना तरीका छुप छुप के रहने, मिलने जुलने और बाकी जो भी करना है वो छुप छुप के ही करेंगे। कोई नहीं बंधना चाहेगा इस रजिस्ट्रेशन के जाल में। बहरहाल कुछ भी हो, इस लिव इन रिलेशन से बचें। रहना है तो प्रॉपर शादी करके रहें, क्या दिक्कत है? एक दूसरे को 2-4-6 महीने में पहचान लें, जान लें, लेकिन शादी करके रहें, वरना आपको शादीशुदा महिला के हक हकूक से
वंचित रहना होगा। दोनों में से किसी को कुछ अगर हो जाए लिव इन में बिना शादी किए हुए, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। न लड़की को कुछ मिलने वाला है, न लड़के को कुछ मिलने वाला है। न लड़के के मरने पर उसकी पेंशन लड़की को मिलने वाली है, क्योंकि शादी आपने की नहीं है। आप किसी अपने हक हकूक के लिए कहीं आप संघर्ष या कहीं आप एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते। इसलिए लिव इन के ऑप्शन पर खूब सोच विचार कर क्लिक करिए, और खासकर लड़कियां और महिलाएं, वरना आपके साथ धोखा होने की पूरी संभावना है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।